नमस्ते, मैं हूं रवींद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे। आजकल जो सबसे हॉट चर्चा चल रही है वो चल रही है मिडिल ईस्ट वॉर की। और मिडिल ईस्ट वॉर के कारण हमारा जो राइस एक्सपोर्ट है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। और इस विषय को समझने के लिए कि इसमें क्या क्या इम्पैक्ट आ रहा है और आगे क्या संभावनाएं हैं कि कितना ये वाला जो ट्रेड है ये कितना खतरे में इस वक्त चल रहा है और आगे सिनारियो क्या बन रहा है, तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कनिष्क मनचंदा जी, जो IREF के सेक्रेटरी हैं। तो कनिष्क जी, बड़ा इनफॉर्मल सी टॉक कर रहे हैं और ये समझना ज़रूरी है क्योंकि आपके मार्फत हो सकता है कि और बड़े सारे जो ट्रेड को समझने वाले लोग हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, इम्पोर्टर्स हैं इवन, और वो लोग मार्केट को समझें कि चीज़ें चल कहाँ रही हैं और कैसे चल रही हैं। क्योंकि कंज्यूमर भी बड़ा परेशान है, उसे लगता है कि इतना सब त्राही त्राही हो रहा है, क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है, हॉर्मुज बंद हो गया है, रेड सी बंद हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो उसकी जो थाली है वो कितनी महंगी होने वाली है। बट आपको थाली से ज़्यादा चिंता तो अभी ट्रेड की हम करते हैं कि हमारा जो एक्सपोर्ट है, जो $10 बिलियन का राइस का एक्सपोर्ट है, उस पर कितना इम्पैक्ट है। तो ग्राउंड लेवल पर भी कितना आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? नमस्कार। नमस्ते जी। मैं रविंदर जी आपका धन्यवाद करता हूँ। ये जो एक समस्या आई है ये बहुत बड़ी समस्या है, छोटी मोटी समस्या नहीं है। और इस बड़ी समस्या के जब हम कोई भी समस्या आती है या उसके इम्पैक्ट की जब हम बात करते हैं तो दो तरह के इम्पैक्ट होते हैं। एक होते हैं शॉर्ट टर्म और एक होते हैं लॉन्ग टर्म। बिल्कुल ठीक है। तो जो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है उसमें ये है कि एक तो जो हमारे फ्रेट हैं वो बढ़ गए हैं, क्योंकि जहाज़ के जो भाड़े हैं, जहाज़ की लागत है, बंकर की लागत है, वो बढ़ गई है। P&I की कॉस्ट, इंश्योरेंस की कॉस्ट, क्योंकि जहाज़ के जो मालिक हैं वो वॉर जोन में अपना जहाज़ लेके जाना नहीं चाहते, तो उस कारण से उनके जो किराए हैं वो प्रभावित हो गए। तो वो और एक शॉर्ट टर्म में सप्लाई चेन डिसरप्शन को हम कहेंगे कि यहाँ से जो माल जा रहे हैं, जिन ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स का वो यूज़ करते हैं, जिन कंटेनर्स का यूज़ करते हैं, वो सप्लाई चेन प्रभावित हो गई है बुरी तरह से। और सप्लाई चेन इससे पहले जो बड़ी मात्रा में प्रभावित हुई थी वो शॉर्ट टर्म में जो मेरी मेमोरी काम करती है वो कोविड में हुई थी। तो कोविड में जैसे हालात 6 महीने काम बंद रहने के बाद हुए थे, तो गाड़ी को पटरी पे आने में 1, 2, 3 साल लग गए। तो वही इम्प्लीकेशन मुझे दोबारा आते हुए नज़र आ रही हैं कि शॉर्ट टर्म में जो इसके प्रभाव है वो बहुत बड़ा आने वाला है। लॉन्ग टर्म में इसका प्रभाव बड़ा आने वाला है। लॉन्ग टर्म में बड़ा आने वाला है क्योंकि जो हमारे शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशन है वही हमारे लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन की नींव है। बट जो अभी शॉर्ट टर्म में आपने मुझसे पूछा तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो सप्लाई चेन डिसरप्शन, एक फ्रेट कॉस्ट में बढ़ोतरी, दूसरा कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे INR में प्राइसेस टूट जाएंगे जो हमारी किसानों की आय को प्रभावित करेंगे। और जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमारी गैस महंगी हो जाएगी, ईंधन महंगा हो जाएगा, तो उससे जो हमारे होरेका, जो हमारे केटरिंग, जो हमारे छोटे ठेले, जो हमारे छोटे जो भी रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, जिनका ईंधन जो है ये LPG है, वो उससे बुरी तरह प्रभावित होगी, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं उससे अगर वो बंद करेंगे, वो छोटे यूनिट्स छोटे बंद होंगे, तो कहीं ना कहीं वो बाजार में नहीं, बिल्कुल प्रभावित करेंगे। जैसा भी आपने कहा ना कि रेस्टोरेंट्स ओनर्स वगैरह, इनको सबको तकलीफ आने वाली है। अभी मैं कहीं सुन रहा था कि वो बेंगलोर में, हैदराबाद में, इवन गुड़गांव में भी लोगों ने अपने बिल्स के ऊपर वॉर सरचार्ज, LPG क्राइसिस सरचार्ज, इस तरह के सरचार्ज लगा के पैसे वसूलने शुरू कर दिए हैं, जो कि कानूनन ये गलत है। क्योंकि है ना, सरकार ये कहती है, कानून ये कहता है कि आप अपने मेन्यू प्लस जो आपके लीगल टैक्सेस, नॉट सर्विस चार्जेस, सर्विस चार्ज ऑप्शनल है, सर्विस चार्ज जो GST है, हाँ, वो जो टैक्सेस हैं, हाँ, जो गवर्नमेंट के, वो आप ले सकते हो। इस तरह के छुपा के आप चीज़ें नहीं ले सकते हो। एनीवे, अब यहाँ पे जैसे आपने कहा कि ये सारी चीज़ें आपने बताई, बट साथ के साथ इसमें एक चीज़ और जो है आपकी ट्रेड के अंदर, वो है पैकेजिंग। ठीक है ना, मतलब इंश्योरेंस बढ़ गया, ऑयल बढ़ गया, पैकेजिंग भी बढ़ रही है। बिल्कुल ये मैं भूल गया था, आपने नॉलेज में डाला। तो आज सारे ही जो हमारे एक्सपोर्टर भाई हैं वो पैकिंग मटेरियल की कॉस्ट से प्रभावित है। जो एक राइस का बैग 20 से 22 रुपये, मैक्सिमम 24 रुपये किलो का 50 किलो का बैग आता था, वो आज उसकी कीमत बढ़ के लगभग 40 रुपये हो गई है। तो यानी वो लगभग 40%, नहीं लगभग 100%, लगभग अच्छा, 24 डबल ही हो गई उसकी कीमत एक तरह से देखा जाए तो
तो 22 से 24 रुपए का बैग पहले 35 रुपए का सुना, अब 40 बैग 42 रुपए का सुन रहे हैं। और भविष्य में लोग बता रहे हैं कि इसकी पूर्ति नहीं हो पा रही, जो दाने की पूर्ति नहीं होने के कारण पहले तो बैग सप्लायर 3 महीने का क्रेडिट दे रहा था, आज बैग सप्लायर एडवांस पेमेंट मांग रहा है एक्सपोर्टर से। तो इसी से आप समझ लीजिए कि सप्लाई चेन की डिसरप्शन यहाँ भी आ गई है। अब इस सारी कंडीशन में जो हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, भाई मेरी जानकारी में आया है कि जो राइस एक्सपोर्टर्स हैं वो ज़्यादातर MSMEs हैं 80%। बिल्कुल। तो जो 80% MSMEs हैं, और हम सब जानते हैं कि जो लोग धंधा करते हैं बैंकों से पैसे उधार लेते हैं, इधर उधर से लेते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वो कितनी बुरी तरह से ट्रैप होने की संभावना उनके ऊपर दिखाई दी। जैसे आपने कहा कि कोविड में जिस तरह से लोग ट्रैप हुए थे, 2 साल 3 साल लग गए थे उनको उभरने में, तो आज क्या वही हालात सच में बन रहे हैं कि लोग मतलब फंस जाएंगे तो साल 1.5 साल 2 साल लग सकता है इसमें? बिल्कुल। देखिए, मेरे अपने एक्सपोर्टर भाइयों से मेरी अपील है, राइस मिल वालों से अपील है कि अगर एक्सपोर्ट करें तो पहले अपना ECGC कवर, जैसे अभी गवर्नमेंट ने रिलीफ फंड दिया है 497 करोड़ उन्हीं का। एक्सपोर्टर्स को मिला जिनके पास ECGC पॉलिसी थी, कुछ उन एक्सपोर्टर्स को भी दिया जो MSME थे और 50 लाख की उनको कैप दी है कि जिनके पास ECGC नहीं थी। तो इसलिए अब ऐसा है कि अगर एक्सपोर्ट करें तो नई पार्टी को ना करें, पूछ परख करके करें, ECGC कवर लेके करें, और जो प्रॉपर उनकी ड्यू डिलीजेंस है उसको कंप्लीट करने के बाद ही इस समय पे ट्रेड करें। अब कनिष्क एक और बात बताइए, जब इतना सारा डिसरप्शन चल रहा है, इतना सारा चैलेंजेस चल रहे हैं, है ना, माल भाड़े सब कुछ बढ़ गया है, ठीक है ना, मतलब तकरीबन 3 गुने के आसपास कीमतें बढ़ गई हैं। अगर हम बंकर फ्यूल की बात कर लें, इंश्योरेंस की बात कर लें, ठीक है, फ्रेट की बात कर लें, क्योंकि उसमें भी आया है कि भाई जो स्वेज रूट से जो जाता है, स्वेज कैनाल से जाता है, रेड सी से, तो उसकी जगह अगर अब वो केप ऑफ गुड होप से जाएगा तो वहाँ से 5000 नॉटिकल माइल्स एक्स्ट्रा है, तो वो कॉस्ट भी उसके ऊपर बढ़ जाती है। और देखिए, एक तो बात ये होती है कि माल की भाड़े बढ़ गए, पर भाड़े बढ़ने के बाद उसका एक रूट भी लंबा हो गया। 5000 स्वेज कैनाल से जो माल 20 दिन में डिलीवरी हो जाती है, वो अगर दूसरे रूट से जाएगा तो उसको 60 दिन लगेंगे। तो वो जो 40 दिन अतिरिक्त आएगा, वो ट्रेड की कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, बिल्कुल, माल के पहुंचाने की लागत बढ़ जाएगी। 40 दिन आपका माल पानी में एक्स्ट्रा रहने का मतलब है कि आपका इंडस्ट्री का कितना रुपया सिर्फ पानी में रह गया, उसकी इन्वेस्टमेंट सप्लाई चेन की लंबी हो गई। तो बिल्कुल, जो उसके अंदर जो मैन पावर काम कर रही है, आप सोचो ना कि 1.5 महीने की तनख्वाह उसकी एक्स्ट्रा हो गई और पूरी लागत एक्स्ट्रा हो गई। बिल्कुल। अब ये बताइए कि जो बायर्स हैं आपके, वो भी क्या कर रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है, उनकी तरफ से डिमांड आ रही है या वो वेट एंड वॉच की बात कर रहे हैं, और जो ये भाड़ा और ये सब चीज़ लागत बढ़ रही है तो उसको किस तरह से वो एडजस्ट करने को तैयार हैं, कि वो बायर्स वो बियर करने को तैयार है, या जो सेलर है जिसने कॉन्ट्रैक्ट्स पहले किए हुए हैं उसे ही बियर करना पड़ रहा है? देखिए, ये तो बहुत बड़ी स्पेसिफिक एक समस्या है कि बायर तब तक नहीं बोलता जब तक उसके काउंटर पे आके ग्राहक उस कीमत देने के लिए रेडी नहीं हो जाता। और जब वो ग्राहक आता है, नॉर्मली वो देर हो जाती है। तो ये तो बायर्स को एक कॉल लेनी पड़ेगी। उनको आज भविष्य में तेज़ी अगर पता है कि आएगी तो उनको आज ऑर्डर करना पड़ेगा, ताकि सप्लाई चेन नॉर्मल रहे, वरना क्राइसिस बढ़ेगा। अब इसमें एक और चीज़, जैसे मान लीजिए हमारे रेट्स में भी दबाव आ रहा होगा, ठीक है ना, वो भी वीक हो रहे होंगे क्या? INR है ना, डॉलर के मुकाबले जो हमारा रुपया गिरता चला जा रहा है। आई थिंक आज 93.8 कुछ समथिंग वो बना दिया, पार कर गया है, 94 पार कर गया है। 94 पार कर गया है। ओके, तो अब ऐसी सिचुएशन में तो एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होता है वैसे, जब अगर रुपया हमारा कमज़ोर होता है तो एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होता है। पर जैसे आपने बताया कि हमारी बहुत बड़ी लागत जो है उसमें, जैसे राइस बैग है, ये क्रूड से लिंक्ड है, और हमारी जो फ्रेट है वो क्रूड से लिंक्ड है। जब इनकी लागत ऊपर चली जाती है तो वो एक कंपोनेंट करके उसको बैलेंस आउट कर देता है। दूसरा, अगर हमारे को, क्योंकि हमें भाड़े की पेमेंट तो डॉलर में ही करनी है, तो वो लागत बढ़ जाती है। और अगर हमें उसके अंदर अगर पैसा थोड़ा एक्स्ट्रा मिल भी जाता है तो वो उतना नहीं है कि वो उस रिस्क को कंपेयर कर सके, क्योंकि जो एक्स्ट्रा डिमांड नहीं बिल्ड हो पा रही। दूसरा, जो ये मिडिल ईस्ट की डिस्ट्रप्शन है, इससे सारे के सारे पोर्ट जो है वो चोक्ड अप है। किसी भी पोर्ट में, मेरी सब CHA से बात हुई है, किसी भी पोर्ट में माल उतारने की जगह नहीं है। ओके।
तो जो लोडिंग है वो लोडिंग नहीं हो पा रही है फास्ट। तो हमारे सारे पोर्ट जो है वो अपनी एफिशिएंसी से सिर्फ 20-30% पे काम कर रहे हैं। तो उस कारण से सप्लाई चेन की डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपको बताया वो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो यहाँ पे एक चीज़ अब ये भी निकल के आई कि हर समय ऐसा नहीं होता कि अगर डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया कमज़ोर हो तो एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होगा ही होगा, क्योंकि आज की तारीख में जैसा आपने कहा डॉलर के मुकाबले रुपया फ़ायदा होगा, बिल्कुल होगा, पर उसके लिए शिपमेंट तो होनी चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, अगर सोना अगर 5,000 रुपये डॉलर प्रति औंस हो गया तो मेरे को तो तभी होगा ना अगर मेरे पास सोना पड़ा हो। बिल्कुल ठीक बात, लेकिन वही है जो आपके पास सरचार्ज भी जो लग रहे हैं सब उसको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं। अगर एक्सपोर्ट होगा ही नहीं, माल जाएगा ही नहीं, तो उसकी तेजी का मुझे लाभ क्या होगा? राइट। अब ये बताइए कनिष्क कि ऐसी सिचुएशंस आती रहती हैं बीच बीच में, कभी आज 2 साल बाद, कभी 4 साल बाद, कभी 5 साल बाद, जैसे कोविड के बाद अब आई है, ठीक है। उससे पहले भी जब हमास और इजराइल का रहा था तब भी ये लोग डिसरप्शन रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में सरकार को क्या करना चाहिए जिससे अगर इस तरह का व्यवधान, मान लो 497 करोड़ का उन्होंने फंड्स ऑफर दिया है, ठीक है ना, एक ऑप्शंस रखी है कि भाई 497 करोड़ रुपए का हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जहां 10 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, ठीक है ना, तो अगर अब ये जब मान लीजिए एक्सपोर्ट कम होगा तो जाहिर सी बात है हमारा 20 से 30% एक्सपोर्ट भी घट जाएगा। अगर 20 से 30% अगर एक्सपोर्ट घट गया ऐसे में, तो जो $10 थे तो $10 की जगह वो $60 के आसपास रह जाएंगे। देखिए ऐसा है कि मैं जब व्यापार में हम जब रिस्क की बात करते हैं तो इस रिस्क को हम कहते हैं जियोपॉलिटिकल रिस्क, सोवरेन रिस्क। जी, ये रिस्क जो ये लड़ाई का युद्ध का है ये किसी के हाथ में नहीं है। ये कोई एक्सपोर्टर के करने से तो युद्ध हुआ नहीं है। नहीं, इसमें मेरा सवाल नहीं, मैं आपको उसी आपके सवाल पे ही आ रहा हूँ। जो ये रिस्क है ये एक्सपोर्टर कवर नहीं कर सकता। ये कनिष्क इसको कवर करने के लिए हमें सरकार की जरूरत है। वही मैं कह रहा हूँ, हम सवाल एक्सपोर्टर तो कर ही नहीं सकता। मैंने यहाँ कहा कि जो 497 करोड़ उन्होंने आज रिलीज किए हैं या आज बनाया है, ये ऊँट के मुंह में जी रहा है, ऊँट के मुंह में जी रहा है। तो इस 497 करोड़ की जगह अगर कोई ऐसा इमरजेंसी फंड पहले से ही सरकार बना ले। सरकार ने कोविड के समय में एक पॉलिसी, जहाँ मुझे याद पड़ता है, दी थी सभी MSME को कि 20% का नो क्वेश्चन आस्क्ड एक इमरजेंसी रिलीफ फंड इंक्रीज कर दिया था। सबकी लिमिट 20% से बढ़ा दी थी, 20 से 30% तक लिमिट बढ़ा दी थी। जो एक्सपोर्टर ने सब कंपनीज ने, सभी इकाइयों ने लगभग 3 से 4 साल के पीरियड में वापस कर दी। अगर कुछ ऐसी योजना दोबारा आ जाए तो हमारी इंडस्ट्री को एक संजीवनी बूटी की तरह वो काम करेगी। ओके, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो लिमिट्स हैं MSMEs की, एक्सपोर्टर्स की, ट्रेडर्स की, सभी की अगर 20 से 25% अगर बढ़ा दी जाए, ठीक है ना, तो इमीडिएटली उसको एक रिलीफ मिल सकता है। 100%। हाँ, बिल्कुल, ये एक अच्छा पॉइंट है। अब इसमें एक और बात बताइए, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ कि जिस तरह से युद्ध चल रहा है अभी, आपको क्या लगता है कि जो जियोपॉलिटिकल सबके बयानबाजियाँ चल रही हैं, इससे क्या लगता है कि ये युद्ध अभी लंबा खिंचेगा? और अगर ये युद्ध लंबा खिंच गया 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तो ऐसी स्थिति में एक्सपोर्टर्स का क्या होने वाला है? देखिए जी, बिल्कुल युद्ध लंबा जाता हुआ दिख रहा है। इसकी अभी शॉर्ट टर्म में कोई शांति होती नहीं दिख रही, क्योंकि अगर आज सब कुछ बराबर हो जाता है, आज सब कुछ ठीक हो जाता है, सब लोग एक ट्रीटी साइन भी कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये ट्रीटी इस कॉस्ट पे आएगी कि अमेरिका या ईरान कोई टैक्स ना वसूले हुमुस से जहाज निकलने पर। अगर वो आएगा तो अल्टीमेटली वो पड़ेगा क्रूड पे ही, तो महंगा क्रूड ही होने वाला है। तो अगर क्रूड महंगा होगा तो अल्टीमेटली, अब ये वही बात है, आप अपने सवाल का खुद ही जवाब दीजिए, चाकू सेब पे गिरे या सेब चाकू पे, तो कटेगा तो सेब ही कटेगा। तो बिल्कुल लास्ट में चलते चलते आप जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या एडवाइजरी इशू करना चाहेंगे? एक्सपोर्टर भाइयों से ये सलाह है कि जो भी एक्सपोर्ट करें, पूछ परख के, देखभाल के, अपना रिस्क कवर करके चलें, ठीक है। अपने करेंसी में भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल ना हो, सारे रिस्क कवर करते हुए ही अपना एक्सपोर्ट करें। और इस समय अपने जो ज़्यादा रिस्क लेके आगे ना बढ़े। एक और लास्ट क्वेश्चन इसी से निकला है, क्या आने वाले समय में अगर मान लीजिए आप किसी बायर की डिमांड आ रही है और उसको हम किसी भी कारण से फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या ऐसी भी संभावना है कि वो बायर किसी दूसरी कंट्री को जा सकता है? और अगर जा सकता है तो हम तक वापस कब तक आएगा?
नहीं, वो चावल के संदर्भ में ये बात में हम लोग थोड़े ब्लेस्ड हैं कि इस साल इंडिया की क्रॉप अच्छी है, हम हर तरह से हर डिमांड को फुलफ़िल करने में सक्षम हैं, और कोई भी हमारा कंपटीटर इस कंडीशन में नहीं है कि वो इंडिया का ट्रेड जो है वो ले जाए प्राइस के कारण भी और क्वालिटी के कारण, दोनों में हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। दोनों में हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। तो ये थे कनिष्क जी, और इनसे बातचीत हुई, और कमेंट में आप अपने विचार लिखें और आपकी कोई समस्याएं हैं वो भी लिखें, तो हम दोबारा से चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।